हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई लाइव आ जाइए। सुरेश प्रजापति आ चुके हैं, आर्यन चौधरी आ चुके हैं, प्रिंस कह रहे हैं पीडीएफ और प्रैक्टिस। मैम प्रैक्टिस के लिए तो बच्चा पीडीएफ नहीं, आपको कोई किताब लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ले लो, आप उससे कर लो प्रैक्टिस। मैम मेरे को 2 चैप्टर में डाउट है, कोई इशू नहीं है राहुल, जो भी आपको डाउट है आप मुझे बताओ कब मैं आपकी डाउट क्लास रखूं। एक मैं सिलेबस खत्म कर दूं, उसके बाद आपकी डाउट क्लास रख लूंगी 1 से 2 दिन, आपके जो भी डाउट होंगे सब ले लूंगी। ठीक है, सुनो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपका जूलॉजी लगभग ये मान के चलो 85 से 90% कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर बचे होंगे आपके छोटे मोटे, वो मैं देख लूंगी एक बार दोनों बैचेस में कि किस बैच में कौन सा चैप्टर बचा है, कौन सा नहीं, कौन सा करवा दिया है। वो मुझे थोड़ा सा एक बार टाइम देना पड़ेगा, और सच बताऊं तो इन दिनों में को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। लेकिन जैसे ही मैं 5-7 दिन में फ्री होती हूँ, मैं देख लूंगी जूलॉजी में क्या बचा है। पहले अपन बॉटनी कर लेते हैं। देखो मैंने आपको जब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था 80% सिलेबस, 70 से 80% सिलेबस आपका जूलॉजी ही होता है। वनडे एग्जाम में हमेशा जूलॉजी से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉटनी से बिल्कुल नहीं आते हैं। सबसे पहले बॉटनी होता क्या है, बायोलॉजी की जैसे जूलॉजी ब्रांच है वैसे ही एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम बॉटनी या उसी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आप सब जानते हैं प्लांट्स भी हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज होती हैं। तो ये सारे चैप्टर हमें बॉटनी वाले यहाँ पर ब्रांच में कंप्लीट करने हैं, राइट। तो जूलॉजी हमने लगभग कवर कर ली है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर कोई चैप्टर बचा होगा तो जैसे ही बॉटनी खत्म होगा, बॉटनी की मैक्सिमम 6 से 7 क्लास होंगी, क्योंकि इसके चैप्टर ना छोटे छोटे हैं। जूलॉजी की तरह नहीं है कि इसका एक चैप्टर 5 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, नहीं, इसके 1-1 घंटे के चैप्टर हैं। तो 1-1 घंटे के चैप्टर मुश्किल से 6 से 7 क्लास में आपका बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा। बस वनडे एग्जाम्स के लिए आपको इतना ही बॉटनी पढ़ना है, 7 क्लास मैक्सिमम दे दो आप। तो ये जैसे ही 7 क्लास हो जाएंगे ना बॉटनी की, उसके बाद अगर आपके बैच में कुछ भी बचा होगा, कोई भी डाउट, कोई छोटे मोटे शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में कुछ भी चीज देना होगा। देखो बेटा इकोलॉजी नहीं करवाती हूं मैं, अभी बेटा इकोलॉजी में नहीं करवाऊंगी। हाँ इकोलॉजी मेरा करवाना यहाँ पे नहीं है, वो मतलब साइंस के बैच में ये नहीं होता। उसके लिए आप ईवीएस इकोलॉजी को स्पेशल बैच हो तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपन बॉटनी। बाकी आपका, हाँ अभी मुझे पता है वो चैप्टर बचा हुआ मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। कोई भी छोटा मोटा चैप्टर बचा होगा मैं सब देख लूंगी, सब आपका करवा दूंगी, डोंट वरी, आप ट्रस्ट रखो। पहले थोड़ा सा बॉटनी कर लें, जो मेन चैप्टर है वो कर लें, उसके बाद जो बचा होगा वो करवा देंगे। देखो बॉटनी वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये बात आप जानते हैं। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था, थियोफ्रास्टिस। थियोफ्रास्टिस नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बॉटनी के हम फादर मानते हैं, उनको हम इस वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करके प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, पेड़ पौधों के लक्षणों के बारे में पढ़ा था और बताया था पूरी दुनिया को। ठीक है, अब बात करते हैं मैम कि बॉटनी में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। आप लिख लीजिए बॉटनी का क्या क्या सिलेबस है। पहला चैप्टर है आपका प्लांट हार्मोन्स। जैसे हम लोगों में हमने हार्मोन्स पढ़े थे ना, आपको याद होंगे कि हमारे बॉडी में तो क्या थी, हमारे बॉडी में थी ग्लैंड्स, लेकिन प्लांट में ग्लैंड नहीं होती है, ग्रंथियां नहीं होती हैं, फिर भी प्लांट अपने आप से हार्मोन रिलीज करते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे हम पादप हार्मोन। एक चैप्टर हमारा ये हो गया बॉटनी में। दूसरा लिखो प्लांट क्लासिफिकेशन, मतलब प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे आपसे पूछेगा कि एल्गीज को कहां रखा गया है, लाइकेन को कहां रखा गया था पहले। ऐसे ही पूछेगा आपसे जो गेंदे का फूल है उसको कौन से किंगडम में रखा गया है। ऐसे प्लांट जो पानी और धरती दोनों पे उग सकते हैं उनको कहां पे रखा गया है। सबसे पहले धरती पे कौन से टाइप के प्लांट आए थे, फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट कौन से थे। ऐसे ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो दूसरा चैप्टर है आपका पादप वर्गीकरण, यानी कि किस तरीके से प्लांट्स को आपने क्लासिफाई किया है, कहां पे रखा। थैलो, आपने नाम सुने होंगे ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूं प्लांट क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, हाँ जी यही। नेक्स्ट तीसरा
3 नंबर पे जो चैप्टर आता है वो आता है आपका प्लांट पिगमेंट्स। आप जानते हैं प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कलर के फ्लावर और बहुत सारे कलर के फ्रूट लगते हैं, और ये कलर देने का काम किसका होता है? पिगमेंट्स का होता है। जैसे आपने सुना होगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप मूली खाते हो तो मूली में जो स्मेल आती है वो कौन से पिगमेंट की वजह से आती है? करेले का जो कड़वापन होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से है? गाजर का रंग किसकी वजह से है? टमाटर का रंग किसकी वजह से है? बैंगन का कलर किस पिगमेंट की वजह से है? ऐसे मैं आपको कुछ 20-25 पिगमेंट्स के नाम याद करवाऊंगी जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे आते हैं प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। प्लांट का जो आकार है वो कैसे, यानी कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, यहां पर हम पार्ट्स पढ़ेंगे प्लांट के कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं। जैसे आप जानते हैं रूट्स होती हैं, रूट्स को हिंदी में हम जड़ें बोलते हैं। जड़ें क्या होती है, इसका क्या काम होता है, कितने टाइप की जड़ें होती हैं। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे कि बरगद की जो जटाएं होती हैं उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, ऐसी मूली क्या है, गाजर क्या है, ये सब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है पुष्प। फ्लावर का क्या काम होता है? फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो कैसे प्लांट्स में फ्लावर, पुष्प के अंदर, फूल के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, मेल फ्लावर क्या होता है, फीमेल फ्लावर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर किसके, लीफ के बारे में, पेड़ के पत्ते, पेड़ के लीफ का क्या काम होता है। अगर पेड़ की पत्तियां सारी झड़ जाती हैं तो आप जानते हैं वो प्लांट मर जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब पढ़ेंगे। एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स कैसे लगते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देता है, इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट है, झूठा फल कौन सा है। अब मैम ये फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, ये मोर्फोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट टिश्यू। जैसे हम लोगों में टिश्यू होते हैं वैसे प्लांट में भी टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू हिंदी में बोलते हैं पादप उत्तक। बतेरे क्वेश्चन आते हैं इससे भर भर के, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक फ्रूट वाले पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पिगमेंट्स वाले पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन तो इसके अंदर ही आ जाएगा बच्चा, ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन सब इसके अंदर आ जाएगा। और एक 6 नंबर पे लिख लो फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको, यहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फोटो सिंथेसिस हिंदी में बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस, कितने टाइप की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण, अब छोटे मोटे चैप्टर ना इनके अंदर ही आ जाएंगे। जैसे लीफ के किस हिस्से से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन लीफ करवाती है तो ट्रांसपिरेशन यहां पढ़ लेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे, रिप्रोडक्शन प्लांट का यहां पढ़ लेंगे, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे, यहीं पर इनके अंदर ही आ जाएगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब ये सबसे बड़ा, इसमें 3 क्लास लगेंगे, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। बाकी सब 50-50 मिनट के, 1-1 घंटे के चैप्टर है ना। तो 7, 8, 9 जितनी भी क्लास लगेंगे अपन को, कोई इश्यू नहीं, हम सब कंप्लीट कर लेंगे। आइए फिर आज पहला अपन पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स। बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर आप लिख डालिए अपने नोट्स में, क्या, प्लांट हार्मोन्स। बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चा, यहां से सारे आपको मैं क्लियर कर दूंगी। प्लांट हार्मोन्स, जैसे हम लोगों में हमने हार्मोन्स पढ़े थे, कौन कौन से, 8-10 से नाम याद करवा दूं आपको, थोड़ी सी मेमोरी आपकी याद करवा दूं, याददाश्त कैसी है आपकी। जैसे हमने पढ़ा था थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, ये सारे हार्मोन्स हमने पढ़े थे, मेलाटोनिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते हैं। देखो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स बनाते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, है ना। जबकि हम प्लांट में बात करते हैं तो प्लांट में कोई स्पेसिफिक ग्लैंड्स नहीं होती हैं, ऐसी ग्रंथियां नहीं होती हैं, प्लांट खुद से ही अपने हार्मोन बनाते रहते हैं। तो ऐसे आप बताएंगे ऐसी केमिकल्स जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन का काम करते हैं, उन्हीं को हम प्लांट हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं।
इन प्लांट हॉर्मोन्स को एक नाम से और भी जानते हैं, इनको बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। बच्चा फाइटो शब्द हमेशा प्लांट के लिए लगा हुआ होता है, जहां पर भी आप फाइटो शब्द देखोगे उसका मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन फाइटो हॉर्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है, फाइटो हॉर्मोन्स। अब ये प्लांट हॉर्मोन्स क्या करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स क्या कर रहे थे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे थे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को बढ़ावा भी दे रहे थे और कम भी कर रहे थे। ठीक ऐसे ही ये प्लांट हॉर्मोन्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको बढ़ाने का भी काम करते हैं और कम करने का भी काम करते हैं। इसका मतलब मैम आप ये कह रही हैं कि प्लांट हॉर्मोन्स रेगुलेटर्स भी, रेगुलेटर नहीं आप लिखो प्रमोटर्स होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स प्रमोटर भी होते हैं, प्रमोटर का मतलब होता है ग्रोथ भी करवाते हैं, और प्लांट हार्मोन साथ में इनहिबिटर भी होते हैं, ग्रोथ करवाता भी है और ग्रोथ को रोकता भी है, यानी कि वृद्धि भी करवाता है, वृद्धि करवाने का भी काम करता है प्लांट हार्मोन, और उसे बंद करने का भी काम करता है। कैसे मैम, जैसे एक प्लांट है उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक करने के लिए तो ग्रोथ करवानी पड़ेगी, ग्रोथ वाले हार्मोन डालना पड़ेगा। अब इतना ही रहना चाहिए, ये छत फाड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके ग्रोथ को रोकना भी पड़ेगा ना। तो रोकने के लिए भी, इनहिबिट करने के लिए भी क्या निकलते हैं, प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा क्या कि प्लांट के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रमोटर की तरह भी काम करते हैं। प्रमोटर का मतलब ग्रोथ करवाने का भी काम करते हैं और उस ग्रोथ को बंद करने का, उसको इनहिबिट करने का, बंद करने का भी काम करते हैं। दोनों काम प्लांट हॉर्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स करते हैं। अब बात आती है कितने टाइप के होते हैं, तो प्लांट हॉर्मोन्स को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दो प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं। एक ऐसे हॉर्मोन्स जो कंपलसरी हैं, हर प्लांट में होने चाहिए, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी हॉर्मोन्स। प्राइमरी हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जो लगभग सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक हार्मोन, यानी कि जो सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाए जाते हैं लगभग। दूसरे होते हैं सेकेंडरी हार्मोन्स, जो किसी किसी में होंगे और किसी किसी में नहीं होंगे। अब आपको ये नहीं याद करना है कि किस प्लांट में कैसा होता है, नो 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 नो, हमें यहाँ पे हार्मोन के नाम, उसके फंक्शन अच्छे से नोट डाउन करना है। सेकेंडरी हार्मोन, सेकेंडरी हार्मोन को बोलते हैं हम द्वितीयक हार्मोन, यानी कि ये जरूरी नहीं है सारे के सारे प्लांट में हो, ये भैया कुछ कुछ गिने चुने प्लांट में ही होते हैं। क्यों, जब इनके फंक्शंस कराऊंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है, फिलहाल नहीं। यानी कि हमने प्लांट हॉर्मोन्स को या फाइटो हॉर्मोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी हॉर्मोन्स, सेकेंडरी हॉर्मोन्स, प्राथमिक हार्मोन, द्वितीयक हार्मोन। अब जरा देखते हैं प्राइमरी हॉर्मोन्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इनके, सबसे पहले आप नाम याद कर लो, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, वही मैं आपको कह रही हूं बार बार कि आप नाम याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। प्राइमरी हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं। नंबर 1 पे आता है ऑक्सिन, ऑक्सिन हिंदी में ऑक्सीन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक नंबर पे जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सिन। दूसरा लिखेंगे जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है। नंबर 3 पे, अब हिंदी में सेम है तो मैं क्या ही लिखूंगा ना, आप लिख लोगे। 3 नंबर पे आता है साइटोकाइनिन हार्मोन, लिख लीजिए जरा, साइटोकाइनिन हार्मोन 3 नंबर पे आ गया साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन स्पेलिंग थोड़ा हिंदी वाला सही करो, साइटोकाइनिन हार्मोन। 4 नंबर पे लिखो एथाइलिन हार्मोन, 4 नंबर पे आएगा एथाइलिन, हिंदी में इथिलीन नाम से लिखा हुआ मिलेगा आपको। और 5 नंबर पे आएगा ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हिंदी में लिख देना एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ये कुल 5 प्रकार के प्राइमरी हॉर्मोन्स होते हैं। कौन कौन से बच्चा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, नेक्स्ट आप बताओगे इथिलीन या एथाइलिन, एंड 5 नंबर पे कौन सा हो गया, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आओ सेकेंडरी हॉर्मोन्स, 2 ही होते हैं, पहला
ट्रांसम्यूटेन, ट्रांसम्यूरिन लिख लो इसको, ट्यूमेटिन या ट्रांसम्यूरिन दोनों नाम से जाना जाता है। ट्रांसम्यूरिन लिखो, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है ट्रांसम्यूरिन, ट्रांसम्यूरेन। और 2 नंबर पे आता है, उसको बोलते हैं हम फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस हार्मोन, फ्लोरिजेंस। ये लो बच्चा, फ्लोरिजेंस। अब इनसे ना के बराबर क्वेश्चन बनते हैं, इनमें एक एक लाइन याद रखनी है। जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे वो यहां से बनेंगे, इन 5 से। 5 बोले तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये 5 मेन हार्मोन है। अब मेरी बात, अगला जो सेंटेंस बोलने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ना, प्लांट के हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं और प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट यानी रोकने का भी काम करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन 5 हार्मोन में से कौन कौन से हैं जो प्लांट के प्रमोटर की तरह काम करते हैं, यानी ग्रोथ को बढ़ाने का काम, और कौन कौन से ऐसे हैं जो इसको ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। जो सबसे पहले 3 लिखे हैं लिख दो, ये ग्रोथ इंक्रीज करने का काम करते हैं, ये प्रमोटर की तरह काम करेंगे, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ये वृद्धि करने में काम आएंगे। ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं बच्चा। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये प्रमोटर्स हैं, प्रमोट करते हैं किसको? ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। जो 4 नंबर पे है एथिलीन, ये क्या करता है? ये कभी कभी ग्रोथ को बढ़ाने की तरह काम करेगा, ये कभी कभी प्रमोटर की तरह काम करेगा, और कभी कभी ये इनहिबिटर की तरह भी काम करेगा। इनहिबिटर का मतलब है रोकने का भी। ये ग्रोथ को बढ़ाएगा भी और ग्रोथ को कम भी करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 तरीके से काम करता, भी पढ़ाएंगे आपको। 3 हार्मोन ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, वो प्रमोटर कहलाते हैं। ऑक्सिन इज प्लांट हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जो प्रमोट करता है ग्रोथ को। जिब्रेलिन भी ऐसा है, साइटोकाइनिन भी ऐसा है। लेकिन बच्चा एथिलीन कभी कभी प्रमोटर की तरह, कभी कभी इनहिबिटर की तरह, कभी कभी ग्रोथ को बढ़ाएगा, कभी कभी ग्रोथ को रोकने का भी काम करेगा। जबकि एब्सिसिक एसिड है वो हमेशा और हमेशा इनहिबिटर की तरह काम करता है। इनहिबिटर का मतलब हो गया बच्चा, ये ग्रोथ को रोकने का काम करेगा, ये वृद्धि को रोक देता है, ये रोकने का काम करता है, ग्रोथ को कम करने का यानी रोकने का काम करता है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 प्रमोटर की तरह, एक प्रमोटर प्लस इनहिबिटर ग्रोथ को बढ़ाने और रोकने का काम करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड है वो नेगेटिव नेचर का है। देखो ये तीनों पॉजिटिव नेचर के हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर का है, और ये नेगेटिव नेचर का है। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक बात समझ में आ गई कि कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हॉर्मोन्स का काम क्या है प्लांट में? भाई वो ही काम है जो हमारे बॉडी में है। हो गया? अब एक एक करके जरा लिखिएगा। नंबर 1 पे लिखो ऑक्सिन। नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। लिख दो जरा ऑक्सिन। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में बस ऑक्सिन बोल देते हैं ना अपन, ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहला पॉइंट आप खुद से नोट डाउन कर लोगे, ये प्रमोटर है। ये कैसा हार्मोन है? प्रमोटर है। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये ग्रोथ करवाएगा। ये ग्रोथ करवाने का, इंक्रीज करने का, मैंने सिंबल ऊपर लगाया है, ये वृद्धि करवाने में सहायक होता है, ग्रोथ करवाता है प्लांट की। कैसे करवाता है अभी आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, हम लोगों ने ऑक्सिन बोल दिया इसको, लेकिन केमिकल नेम क्या होता है ऑक्सिन का? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये केमिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो आप बताओगे इसको केमिकली हम कहते हैं IAA। IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हिंदी में सेम नाम है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ये इसका केमिकल नेम है, ये ऑक्सिन का रासायनिक नाम है।
इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी बात कि IAA किस हार्मोन का ही दूसरा नाम है, ऑक्सिन का ही दूसरा नाम है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, या IAA की फुल फॉर्म पूछ ले तो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है, इस हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी। जी हाँ, इन सारे हार्मोन्स की डिस्कवरी आपको याद करनी है। इसकी खोज की थी डार्विन एंड डार्विन ने। डार्विन और उनके लड़के ने भी, मतलब दूसरा डार्विन उनका बेटा है, पहला डार्विन खुद चार्ल्स डार्विन है। डार्विन एंड डार्विन ने इस हार्मोन की डिस्कवरी की थी, खोज की थी बच्चा। अब ये काम क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, इसकी मतलब कैसी प्रॉपर्टी है, क्या काम करता है ये दो मेन काम करता है जिसके लिए बड़ा फेमस है ये। पहला इसका जो मेन काम है, अच्छा फंक्शन लिख दो यहाँ पे ना कि इसके क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है। जो पहला मेन काम है वो है स्टेम एलोंगेशन का। स्टेम एलोंगेशन का मतलब होता है तने का विकास करवाता है। तना तो समझते ही होंगे आप, है ना, ऐसे एक प्लांट होता है, उस पे इस तरीके से डालियां लगी हुई होती हैं, इन डालियों पे क्या लगी हुई होती है, ऐसे लीफ लगी हुई होती है। तो ये जो टहनियां जिसके सहारे रुकी हुई हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेम कहते हैं। और नीचे की तरफ इसकी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात। स्टेम एलोंगेशन का मतलब तने का विकास करवाता है या तने की ग्रोथ करवाता है। जो प्लांट का तना होता है, जो स्टेम होता है, उसकी वृद्धि करवाता है, तने की ग्रोथ करवाता है, स्टेम की ग्रोथ करवाने का काम करता है। दूसरा इसका काम होता है रूट ग्रोथ। प्लांट की जो जड़ें होती हैं, अब जड़ें जितनी बड़ी होंगी, जितनी मजबूत होंगी, उतना ही तो प्लांट मजबूत होगा। तो दूसरा काम रूट की ग्रोथ करवाना। किसी भी पौधे की, किसी भी प्लांट की जो जड़ें होती हैं, उसकी भी क्या करवाना, जड़ों की भी वृद्धि करवाना। तो ये ऊपर स्टेम को ग्रोथ देगा और नीचे जो प्लांट की जड़ें हैं उसका विकास करवाएगा, उसकी वृद्धि करवाएगा। तो मैं ये कह सकती हूं कि ये हाइट देने का काम कर रहा है। अगर ये हार्मोन सही से नहीं निकलता तो ना स्टेम ग्रोथ कर पाता ना रूट, तो इस पौधे की जो हाइट आई है, ये हाइट नहीं आ पाती। तो बच्चा बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये ग्रोथ हार्मोन्स है, यानी कि ये प्लांट की हाइट भी देने का काम करता है। हाइट का मतलब लंबाई देने का, ये लंबाई डिसाइड करता है किसी भी प्लांट की। आप खुद सोच लो, आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, अमरूद का छोटा ही होता है, चीकू का भी बड़ा होता है, देखे होंगे आपने, है ना। तो बेसिकली ये ग्रोथ देने का काम करता है। बात समझ में आ गई मेरी कि अगर आपसे पूछ ले स्टेम इलोंगेशन का काम कौन करता है, रूट की ग्रोथ कौन करवाता है, प्लांट को हाइट देने का, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ करवाने का काम कौन करता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि आपका ऑक्सिन हार्मोन करता है। अब बच्चों कुछ शब्द हैं, वो भी फंक्शन ही है, उनका मीनिंग के साथ आपको चीजें समझ में आना चाहिए। आपने सुना होगा फोटोट्रोपिज्म, एक शब्द सुना होगा आपने, फोटोट्रोपिज्म। क्या होता है फोटोट्रोपिज्म, कौन बच्चा बताएगा मुझे। फोटोट्रोपिज्म भी करवाता है ये, हाँ जी, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशानुवर्त, प्रकाशानुवर्त। हाँ जी, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशानुवर्त। ठीक है, क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है टूवर्ड्स सनलाइट, टूवर्ड्स सनलाइट, यानी कि जो आपकी सनलाइट होती है, सन से निकलने वाली जो लाइट आती है, उसकी तरफ ग्रोथ करवाना, उसकी तरफ वृद्धि करना किसी भी प्लांट की। इस तरीके से मान लो ये प्लांट है पूरा का पूरा, ये वाला है ना, ये आपका प्लांट है, इधर आपका सन है ऊपर, तो इसकी तरफ ग्रोथ करवाने का, यानी कि ऊपर खींच रहा है ये प्लांट को। तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है टुवर्ड्स टू सनलाइट, यानी कि जो प्रकाश आता है सूर्य के, जो सूरज की किरणें या सूरज की तरफ ग्रोथ करवाता है। अब आप खुद सोचो, ये स्टेम के ऊपर ऐसे ग्रोथ करवा रहा है और जितना ऊंचा जाएगा मतलब ये प्रकाश की तरफ जाता रहेगा, ये सन की तरफ जाता रहेगा, सन की तरफ
मुड़ता रहेगा। अंशु मिश्रा, भोजन बनाना फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है टुवर्ड्स टू सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, यानी कि सूर्य प्रकाश की तरफ पेड़ की ग्रोथ करवाना और उसको मोड़ना। सूर्य के प्रकाश की तरफ ग्रोथ करवाना और उसको मोड़ना। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा प्लांट हार्मोन फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है? तो फोटोट्रोपिज्म में आपका ऑक्सिन हेल्प करता है। ऐसा ही एक शब्द होता है बच्चा जियोट्रोपिज्म। दूसरा शब्द होता है, आप बताओगे जियोट्रोपिज्म। क्या होता है जियोट्रोपिज्म का मतलब? गुरुत्वानुवर्त, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वानुवर्त। और गुरुत्वानुवर्त का मतलब होता है टुवर्ड्स टू आपका ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, टुवर्ड्स टू ग्रेविटेशन। जैसे अगर आपके सन की तरफ ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, और अगर आपके प्लांट की ग्रोथ किसकी तरफ? ग्रेविटेशन, टुवर्ड्स टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की तरफ क्या हो रही है, आपके प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो उसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं। अब बच्चा आप सब जानते हैं कि ये रूट्स की भी ग्रोथ करवाता है, और रूट्स किसकी तरफ जा रही हैं? देखो ना, ग्रेविटेशन की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब ऑक्सिन ग्रेविटेशन में भी हेल्प करता है प्लांट में, और फोटोट्रोपिज्म में भी हेल्प करता है। जी हाँ, ये चीजें आपने, ये शब्द आपने कहां पढ़े होंगे मैं बताऊं? उसमें ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ठीक है मैम, ये तने की लंबाई, तने की ग्रोथ करवाता है, रूट की ग्रोथ करवाता है, हाइट देता है, ये प्रकाश की तरफ प्लांट की ग्रोथ करवाता है, यानी कि स्टेम को ऊपर की तरफ खींचता है टुवर्ड्स टू सनलाइट, इसलिए फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है, यानी कि फोटोट्रोपिज्म को बढ़ावा देता है, फोटोट्रोपिज्म को इंक्रीज करता है। और नीचे की तरफ ये रूट्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, ये जड़ों की ग्रोथ करवाता है, और नीचे की तरफ जब जड़ें जाती हैं किसकी तरफ? ग्रेविटेशन की तरफ, तो आप उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। तो बच्चा ये वही हार्मोन है जो प्रकाशानुवर्त और गुरुत्वानुवर्त दोनों को प्रमोट करता है, दोनों को बढ़ाने का काम करता है। ये आपका वही हार्मोन है। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के। ठीक है, नेक्स्ट ये हार्मोन क्या करता है? बड़े काम करता है ये हार्मोन, बहुत मेन हार्मोन है किसी प्लांट का। अगला इस हार्मोन का जो 6 नंबर पे काम आता है वो आता है, ये पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। पार्थेनोकार्पी। अब ये पार्थेनोकार्पी होता क्या है? सबसे पहले सुनो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। सीडलेस प्लांट को, यानी कि ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होते, बिना बीज वाले पौधों का विकास करना, बिना बीज वाले फ्रूट का विकास करना, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। आगे मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी ये पार्थेनोकार्पी। ये क्या होता है? ये अनिषेक फलन क्या होता है? इसमें ऐसा फ्रूट होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, और बिना निषेचन के ही अगर फल बन जाए तो उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, सीधा ही जो आपका फ्रूट बन जाता है, इसलिए ऐसे फ्रूट में बीज नहीं पाए जाते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम पार्थेनोकार्पी प्रोसेस कहते हैं, और ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो बच्चा ये पार्थेनोकार्पिक को भी बढ़ावा देने का काम करता है, इसको भी, इसमें भी हेल्प करता है। इंक्रीज का सिंबल लगा रही हूं, इसका मतलब ये हेल्प कर रहा है उस प्रोसेस में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस को भी बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। देखो इसने क्या क्या काम करा, इसने फोटोट्रोपिज्म करवाया, जियोट्रोपिज्म करवाया, पार्थेनोकार्पी करवाया। पार्थेनोकार्पी आपको आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ाऊंगी। ठीक है, ऐसे फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसमें निषेचन नहीं हुआ और जिसमें बीज नहीं बना, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं।
और इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी प्रोसेस कहते हैं। आजकल बहुत सारे प्लांट में देखो, हम लोग जो ऑरेंज खाते हैं उसमें बीज होते हैं, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसे ऑरेंज मिलते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, बिकॉज वो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से बनाए गए हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई है मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। नेक्स्ट आता है एपिकल डोमिनेंस। ये किसमें हेल्प करता है? 7वां पॉइंट लिखो, ये एपिकल डोमिनेंस करवाने का काम करता है। अब ये एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? अभी एग्जाम्पल बताऊंगी ना, तुरंत समझ जाओगे। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। अच्छा, आपने देखा है कि जो माली होता है वो ना पेड़ पौधों की कटिंग करता रहता है ना। जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि प्लांट की ऐसे डालियां टहनियां बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, और जब लंबी लंबी टहनियां हो जाती हैं तो माली कहता है देखो अब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। तो क्या करता है माली? उस लंबी लंबी डालियों को काट देता है। क्यों काटता है? कि मान लो ये एक प्लांट की इस तरीके से लंबी सी डाली है, तो ये यहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बन रहा होता है। सबसे लास्ट वाले टिप पे बहुत ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन बन रहा होता है। और तने में जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है ना, तो ये क्या करता है, यहां से सारा यहां चला गया, तो ऐसे इसकी डालियां लंबी लंबी होती रहेंगी, लेकिन इसका जो स्टेम है ना, इसका तना है ना, उसका एलोंगेशन रुक जाता है। मतलब उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, डालियां लंबी लंबी हो जाती है, उसकी ब्रांचेस लंबी लंबी हो जाती है, बिकॉज सारा ऑक्सीजन यहां चल रहा है। तो क्या करता है माली? इसकी कटिंग कर देता है यहां से। तो यहां पे जो ज्यादा ऑक्सीजन था वो चला गया, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन चला गया, जिसकी वजह से अब उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इसी को हम एपिकल डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, शीर्ष प्रभाविता के नाम से जानते हैं। ये एपिकल डोमिनेंस को भी बढ़ाने का काम करता है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे के ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? सारे एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे, ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी काम करता है। 8वां काम लिखो इसका, 7 पढ़ लिए ना, अब 8वां काम लिखो। ये फ्रूट डेवलपमेंट में, फ्रूट का मतलब होता है फल, फल के विकास में भी काम करता है। फ्रूट डेवलपमेंट का भी काम करता है, लिख दो, फलों के विकास में भी सहायक होता है। फलों के डेवलपमेंट में, जब फल लग जाता है किसी भी प्लांट पे, तो उसका विकास करवाने का भी काम करवाता है, उसके डेवलपमेंट में भी, उसकी ग्रोथ में भी काम करता है। नेक्स्ट, लीफ एब्सेशन को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट लिखो, 9 नंबर पे इसका लास्ट काम, ये लीफ एब्सेशन में भी हेल्प करता है। अब सबसे पहले ये लीफ एब्सेशन होता क्या है? बच्चा, आपने देखा होगा बहुत तेज आंधी चलती है, तो बहुत तेज आंधी आती है, उसके बावजूद भी जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो नीचे नहीं गिरते हैं, है ना। देखा होगा ना आपने, बहुत तेज आंधी आई फिर भी प्लांट के जो पत्ते थे वो प्लांट पे ही लगे रहे, चिपके रहे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीफ एब्सेशन। इसका मतलब होता है पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को जो डालियां होती हैं उससे चिपकाने में हेल्प करता है, चिपका रखने में हेल्प करता है। ऐसे लिख लो, चिपका रखने में सहायक है। किसको? पेड़ के पत्तियों को, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको चिपका के रखने में हेल्प करता है, ताकि अगर कभी भी कोई तेज आंधी तूफान आया तो उस पेड़ के पत्ते नीचे ना गिरे। ये सारे काम किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लास्टली रिपीट कर रही हूं, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगी, कि ऑक्सीजन रूट की ग्रोथ करवाता है, मतलब हाइट देता है, स्टेम एलोंगेशन करवाता है, तने का भी विकास करवाता है, साथ में याद रखना फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, पार्थेनोकार्पी को बढ़ावा देने का काम करता है, एपिकल डोमिनेंस को भी बढ़ावा देने का काम करता है, फलों के विकास को बढ़ाने का काम करता है, लीफ एब्सेशन का मतलब होता है पेड़ के पत्तों को पेड़ से चिपका रखने में भी हेल्प करता है। ये सारे काम ऑक्सीजन के हैं। इनमें से कोई भी आपसे पूछ ले, आपका आंसर एक ही होगा कि ये सारे काम ऑक्सीजन करता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब बच्चों, ऑक्सीजन अगर नेचुरल है प्लांट में तो वो किस रूप में होता है, और
प्राकृतिक नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं प्लांट में, यानी कि जो नेचर ने दिया है। जैसे आप दो एग्जाम्पल नोट डाउन करोगे, प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन दो फॉर्म में होते हैं, एक तो मैंने अभी बताया IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा एक होता है बच्चा यहां पर नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये वो तो आर्टिफिशियल चला गया। दूसरा होता है ब्यूटायरिक IBA, 2 नंबर पे आता है IBA। इसकी फुल फॉर्म लिखो, इंडोल ब्यूटायरिक एसिटिक एसिड। लिखिएगा इंडोल ब्यूटायरिक एसिटिक एसिड, ये नेचुरल है। इन दोनों फॉर्म में से ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में किसी प्लांट में हो सकता है। अब किसी दिन इस ऑक्सीजन की हो गई कमी, प्लांट में कमी हो गई, हो सकता है भाई हार्मोन्स कम ज्यादा दोनों होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मार्केट से खरीद के लाओगे, है ना। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीद के लाओगे, आप लाओगे कि नहीं लाओगे। यानी कि अगर आप उस प्लांट को जिंदा रखना चाहते हो तो आप कृत्रिम ऑक्सीजन लाओगे। किसके फॉर्म में, अरे भाई खाद डालते हो ना, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो ना, किसी भी प्लांट में खाद डालते हो ना, उर्वरक डालते हो ना, फर्टिलाइजर्स, वो क्या होते हैं, वही तो होते हैं आपके, क्या आप बताओगे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। कौन कौन सा, एक आता है NaA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। लिख दीजिए नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, हिंदी में सेम नाम है इसीलिए मैं अलग से नहीं लिख रही हूं, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। एक आता है 2,4-D, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐड रहते हैं। अगर आप उस फर्टिलाइजर्स की थैली पे पढ़ोगे ना तब आपको दिखेगा 2,4-D। इस D का फुल फॉर्म होता है डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ये 4 ऑक्सीजन के नाम याद रखने हैं। ऊपर वाले 2 नेचुरल हैं भैया, प्लांट में होते ही होते हैं। अगर ये नहीं हुए तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट मर जाएगा, सूख जाएगा, उसकी कोई किसी भी टाइप की कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। फिर आप उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे तो उन फर्टिलाइजर्स में ऑक्सीजन भी आप ऐड करोगे। और कौन कौन से ऑक्सीजन, NaA नाम से भी है, N2,4-D नाम से भी आता है मार्केट में, ठीक है। हाँ जी, कटिंग करने से फल ज्यादा इसलिए आएंगे क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो उससे फूल लगेंगे, फूल लगेंगे तो फिर आगे चल के उसमें फ्रूट भी बनेंगे। ओके, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है 2 नंबर पे जिब्रेलिन। 2 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन लिख लीजिए, खत्म करेंगे आज ये चैप्टर, चाहे 10-20 मिनट ज्यादा लग जाए अपन को। जिब्रेलिन थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जिब्रेलिन भी क्या करवाता है, ये भी प्रमोटर की तरह काम करेगा, यानी कि ये भी ग्रोथ को बढ़ावा देगा। प्रमोटर का मतलब होता है ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, ये भी ग्रोथ को बढ़ाने का ही काम करता है। यानी कि आपको मैं बता दूं, इस हार्मोन की डिस्कवरी ना सबसे पहले जापान में हुई थी, कुरोसोवा नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आप लिख लीजिए, कुनोसोवा या कुरोसोवा ऐसा ही कुछ करके नाम है, दोनों ही फुल फॉर्म सही है, कुरो या कुनोसोवा लिखा जाता है। ये एक जापानीज साइंटिस्ट थे, जापान में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ऐसा देखा था, ऐसा मानते हैं हम कि इन्होंने देखा जापान में जो प्लांट थे ना उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, उनकी ये हाइट बढ़ नहीं रही थी, वो बोने रह रहे थे। ये ड्वार्फ प्लांट ज्यादा हो रहे थे। क्या हो रहे थे, ड्वार्फ का मतलब बोने बहुत ज्यादा हो रहे थे। और फिर इन्होंने रिसर्च की तो इन्होंने पाया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो नहीं पाया जाता प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट ड्वार्फ रह रहे थे। और वही इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है, वही जिब्रेलिन है। और ये जिब्रेलिन ऐड करके फिर इस तरीके से हाइट लंबी करने का काम कर रहे थे प्लांट के। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी ग्रोथ करवाने का काम करता है। और इसकी खोज जापान में की थी। जापान में कैसे, तो पता लग रहा था जापान में जो प्लांट्स थे ना उनकी लंबाई कम हो रही थी, और कम करने, उस लंबा ज्यादा करने के लिए उसके अंदर
क्या जिब्रेलिन नाम का हार्मोन डाल रहे थे। और ये जिब्रेलिन नाम का हार्मोन फिर क्या करता था, स्टेम को एलोंगेट करने का काम करता था। ये भी स्टेम एलोंगेशन का काम करता है। इसके फंक्शन लिखो क्या क्या काम करता है। नंबर 1 पे ये भी स्टेम एलोंगेशन का काम करता है, जैसे ऑक्सिन ने किया था वैसे। स्टेम एलोंगेशन का मतलब होता है बच्चा तने के विकास में सहायक है। ये भी तने के विकास में सहायक है। अरे भाई मैंने जब ऊपर लिख दिया ये प्रमोटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या करेगा, ये भी ग्रोथ देने का ही काम करता है, जिब्रेलिन भी। नेक्स्ट इस हार्मोन का जो काम होता है, ये हार्मोन भी फ्रूट डेवलपमेंट का काम करता है। 2 नंबर पे लिख दो, फ्रूट डेवलपमेंट, है ना। यानी कि फ्रूट डेवलपमेंट का मतलब हो गया फलों के विकास में सहायक होता है। फलों के विकास में सहायक होता है, विकास में सहायक है, विकास में सहायक है। नेक्स्ट 3 नंबर पे जो है वो इसका थोड़ा सा अलग काम है, ऑक्सिन से हटके काम करता है। क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये लिखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। मान लो प्लांट की जड़ों में ज्यादा न्यूट्रिएंट पड़ा है तो उसको बाकी सारी जगह पे पहुंचाने का काम करेगा। न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज का मतलब पूरे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स को इक्वली डिवाइड करने का काम कर देता है। ऐसा नहीं है कि इस डाली के पास ज्यादा न्यूट्रिएंट है तो ये डाली की पत्तियां, इसके फल फूल अच्छे रहेंगे, इधर वाले डाली के पास कम है तो ये सूख जाएंगे, है ना। यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मोबिलाइज करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को। अरे बाबा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो पोषक तत्व होते हैं प्लांट के अंदर, जिससे कोई भी प्लांट का लालन पोषण होता है, उन पोषक तत्वों को के संवहन के काम का आता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। यानी कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इक्वली मोबिलाइज करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी हिस्से पे प्लांट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, किसी हिस्से पे हैं ही नहीं, है ना। ऐसा कोई काम करने का ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट इसका काम होता है सीड जर्मिनेशन को रोकना। सीड जर्मिनेशन को रोकता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है। अब मैम ये सीड जर्मिनेशन क्या होता है? बच्चों आपने देखा होगा हमारे घरों में हम आलू लेके आते हैं। आलू अपन अगर 8-10 दिन तक काम में नहीं लेते हैं तो उसमें हल्की फुल्की नमी आ जाती है, तो आलू से हरी हरी ब्रांच निकलने लग जाती है। फिर उस आलू को अपनी मम्मियां क्या करती है, कट करके मिट्टी में लगा देती हैं, उससे पूरा आलू का पौधा उगाता है। ऐसे ही लहसुन भी जर्मिनेट हो जाता है। स्प्राउट्स होते हैं, मूंग मोठ बाजरा को हल्की सी भी नमी मिली, आपने पानी वानी में छोड़ा, हल्का फुल्का ही पानी मिल गया, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। मान लो आप किसान हैं, आपके खेत में 100 किलो चना हुआ। अब 100 किलो चना आपने निकाल लिया, वो चना आप मार्केट में बेचने जाओगे ट्रक में भर के। अब अगर आप मार्केट में मंडी में जाओगे, अपने ट्रक को खोलोगे तो ट्रक में से जो चना था वो चना तो पूरा का पूरा क्या हो गया है, जर्मिनेट हो गया है, उसमें से तो हरी हरी ब्रांचेस निकल गई हैं, तो अब मंडी वाले नहीं खरीदेंगे। यानी कि बीज को अंकुरित होने से बचाता है। हमें सीड जर्मिनेशन कब करवाना है, जब उसको मिट्टी में डाल दोगे, आप उससे पौधा उगाना चाहते हो तब आप उसको जर्मिनेट करते हो। लेकिन अगर आप अपने घर में अनाज निकाल के लाए हो, मूंग मोठ बाजरा चना गेहूं चावल, तो उसके जर्मिनेशन को रोकने का काम किस हार्मोन का होता है? आप बताओगे, आपका जिब्रेलिन का होता है। अगर जिब्रेलिन नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा और आपकी वो फसल किसी काम की नहीं बचेगी, फिर वो मंडी में बिकेगी नहीं, फिर तो आप उसको खेत में जाके बोलो और उससे अनाज काट लो फिर। तो इसे बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को रोकने का काम करता है, अदरवाइज फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो आप? हाँ हाँ, ज्यादा होता है। धूप में भी हरी होने का कारण, धूप में फोटोसिंथेसिस अच्छा होने लग जाता है बच्चा, इसलिए
ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा हार्मोन जिब्रेलिन। उसके इतने ही फंक्शन हैं जो आपको याद रखने हैं। अब 3 नंबर पे जो आता है वो आता है साइटोकाइनिन। 3 नंबर पे आता है साइटोकाइनिन। इसका ना फंक्शन इसके नाम में, इसकी डेफिनेशन में ही छुपा है, साइटोकाइनिन। साइटो शब्द का मीनिंग होता है सेल, और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटो का मतलब होता है सेल। आप जानते हैं सेल डिवीजन बहुत जरूरी प्रोसेस होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, हमारे बॉडी में भी होता है। ऐसे ही प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है उसको बढ़ाने का, उसको इनिशिएट करने का काम, शुरुआत भी करता है उसकी सेल डिवीजन की, और फिर उसको बढ़ाने का भी काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन की शुरुआत भी करवाएगा और सेल डिवीजन को करवाएगा भी। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? स्कूग एंड मिलर नाम के साइंटिस्ट ने। अरे यार कहां चला गया? लिखो, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? साइटोकाइनिन की खोज स्कूग एंड मिलर नाम के, कभी कभी सिर्फ मिलर ही लिखा हुआ आता है, ठीक है, स्कूग एंड मिलर। जैसे आपने सुना होगा एक डेविड मिलर नाम के भी क्या है, प्लेयर है क्रिकेट में, है ना, वो नहीं है, ये दूसरे हैं। स्कूग एंड मिलर ने इसकी डिस्कवरी की। काम क्या है भाई? नाम से ही क्लियर है, लिख दो, सेल डिवीजन करवाना, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। और कोशिका विभाजन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, बहुत सारी सेल से फिर आगे चलकर टिश्यू, टिश्यू से कोई भी प्लांट का पार्ट बनाना है तो वो यहां से बन जाता है। जैसे अगर कोई प्लांट का पार्ट टूट के गिर गया कहीं पे, उस प्लांट को इंजरी हो गई, और कुछ दिनों के बाद आप देखते हो जो प्लांट का पार्ट टूट के गिरा था वहां पर वापस से नया आपकी डाली, नए पेड़ के पत्ते वापस आ गए हैं। यानी कि जो वुंड था, जो घाव था, उस घाव को भरने का काम करता है ये वुंड हीलिंग हार्मोन भी कहलाता है प्लांट का। घाव भरने में सहायक, घाव भरने में सहायक होता है। और घाव भरने में सहायक का मतलब है अगर प्लांट का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा टूट के गिर गया तो उस हिस्से में वापस से सेल डिवीजन को इनिशिएट करवाएगा, और बहुत सारा सेल डिवीजन करेगा और बहुत सारी सेल्स वापस बना देगा। तो कुछ दिनों के बाद फिर से क्या हो जाता है, वो प्लांट का जो क्षतिग्रस्त भाग होता है, जो इंजर्ड भाग होता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो सेल डिवीजन को इनिशिएट करवाने वाला और उसको प्रमोट करने वाला यही हार्मोन होता है मेन। नेक्स्ट 4 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं, इसका इतना ही काम है, बुला लो बुला लो बुला लो, 5 मिनट वेट करने का बोलना, ठीक है? हाँ जी, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे जो आता है वो आता है एथाइलीन हार्मोन। एथाइलीन हिंदी में हम इथिलीन भी कहते हैं, हिंदी में इसको इथिलीन से भी लिखा जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इथिलीन जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन जो है ना, वो क्या काम करता है, ये प्रमोटर, और लिख लीजिए, ये हार्मोन प्रमोटर की तरह, प्रमोटर का मतलब ग्रोथ भी करवाएगा और साथ में इनहिबिट भी करवाने का काम करता है। ये इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों की तरह काम करता है। ये ग्रोथ करवाता भी है और ग्रोथ को रोकता भी है। ये इकलौता ऐसा प्लांट का हार्मोन है जो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है ना? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये गैसीय, गैसों की फॉर्म में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे हार्मोन्स केमिकल्स के रूप में होते हैं। इसको स्टार कर लेना, इसको स्टार कर लेना कि इट इज द ओनली प्लांट हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये इकलौता ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओके,
इथिलीन ऐसा हार्मोन है, इकलौता प्लांट हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में होता है। और मैं आपको बता दूं इसका काम क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने का काम करता है। फल पहले कच्चे होते हैं, फिर क्या होता है, वो पक जाते हैं। वो किसकी हेल्प से, इसी हार्मोन की हेल्प से फलों को पकाने का काम करता है बच्चा, फलों को पकाने का काम। फ्रूट जो आपके होते हैं ना, फलों को पकाने का काम नेचुरल तरीके से, नेचुरली प्लांट में होता है ये। अगर ये हार्मोन नहीं होगा ना तो फल आपके पकेंगे नहीं, आपके फल कच्चे रह जाएंगे। इसके बहुत बार इसको स्टार कर लेना बच्चा, इस हार्मोन से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। तो ये तो प्रमोट कर दिया, मतलब प्रमोटर की तरह काम कर दिया। अब ये दूसरा इनहिबिटर की तरह क्या काम करता है, ये स्टेम इलोंगेशन को रोकता है, तने के विकास को रोकने का काम करता है। स्टेम इलोंगेशन को रोकता है। कैसे बच्चा, तने के विकास को हिंदी में लिखना, तने के विकास को रोक देता है। एक प्लांट है, उसकी हाइट इतनी रहनी है। अब मैंने कहा ना अब इतनी रहनी है, तो इसके क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट इतनी रखनी है तो इसके ग्रोथ हार्मोन्स को कम करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रोथ हार्मोन निकलते जाएंगे और वो उसके इस छत को फाड़ के बहुत लंबा सा प्लांट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो उसके स्टेम इलोंगेशन को रोकना पड़ेगा, आपको उसकी ग्रोथ को रोकना पड़ेगा, उसका फोटोट्रोपिज्म रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या निकलता है, फिर एथाइलिन निकलता है। तो बच्चा इसने क्या किया, फलों को पकाया, तो फ्रूट की जो राइपनिंग है वो करवा दी, है ना। और नेचुरल तरीके से प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट्स में, गैस की फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में ये प्लांट के अंदर रहता है। तो ये प्रमोटर की तरह काम कर दिया, फलों को पका के ग्रोथ कर दी फल की। भाई अगर फल पकता नहीं तो वो कच्चा ही रह जाता, फिर कच्चा फल खाना पड़ता। और स्टेम इलोंगेशन का मतलब हो गया तने के विकास को रोक दिया, ये इनहिबिटर की तरह भी काम कर दिया। मैंने कहा ना ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो दोनों की तरह काम करता है, प्रमोटर और आपका इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है। ऑक्सीजिबरालिन ने स्टेम इलोंगेशन को इंक्रीज किया था, इसने क्या किया, रोक दिया स्टेम इलोंगेशन को। कच्चे फल में यही हार्मोन होता है बच्चा, एथिलीन, जिसकी वजह से फल जल्दी पक जाते हैं, यही होता है। अब आप कच्चे फलों को तोड़ लो, उसको जल्दी पकाना चाहते हो तो आर्टिफिशियल तरीके से पकाओगे, और आर्टिफिशियल तरीके से कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड के साथ आप क्या डालते हो, पानी डालते हो, स्प्रे करते हो पानी। तो बच्चा क्या होता है, यहां से क्या निकलती है, एक गैस जिसको आप कौन सी, एसिटिलीन गैस कहते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से एसिटिलीन गैस से फल पकाते हो आप। देखे होंगे केले को कच्चा तोड़ के उसके अंदर अखबार में पलट के गैस छिड़कते हैं सब्जी मंडी वाले। ये आर्टिफिशियल तरीके से कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब आप पानी की बूंदे डालोगे तो वहां से क्या निकलता है, एसिटिलीन गैस निकलता है। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर पे आपका जो हार्मोन्स था वो है ABA, एब्सिसिक एसिड। लिख दीजिए एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABA के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन की डिस्कवरी एडिकोट ने की थी। एडिकोट नाम के साइंटिस्ट ने इस हार्मोन की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। ईयर आपको नहीं याद रखना है, ईयर नहीं याद रखना कि किस ईयर में हुई थी। क्या काम करता है, विंटर डॉर्मेसी को बढ़ाने का काम कर। देखो सबसे पहले तो आपको पता है ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिटर की तरह काम करेगा। ये इसके जो भी काम होंगे भैया ये बंद करने का काम करेगा, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। सबसे पहला 1 नंबर पर आप बताओगे बच्चा, सर्दियों के मौसम में आप देखोगे कि जो फल होते हैं ना वो सुस्त, जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो सुस्त पड़ जाते हैं, ठंड में आराम करते हैं, गर्मियों में वो रेस्पिरेशन भी ज्यादा करते हैं, ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा करते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या हो जाता है, प्लांट ना सुस्त पड़ जाते हैं, आराम करते हैं। और ठंड में ये जो पौधों के आराम करने की प्रोसेस होती है उसको विंटर डोरमेंसी कहा जाता है। ये विंटर डोरमेंसी को बंद करने का काम करता है। समझ गए आप? विंटर डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, ठंड में पेड़ पौधे आराम करते हैं। अब ठंडे में आराम कैसे करते हैं, तो बच्चा प्लांट के जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना
कैसे करवाता है? ये किसी ना किसी चीज को बंद करेगा, ये रोकेगा। तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, इस पत्ते में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेद को हम कहते हैं स्टोमेटा। इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा है ना, ये ठंड के अंदर इसकी क्लोजिंग करवा देता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वात रंध्रों की क्लोजिंग कर देता है। और क्लोजिंग हुई तो विंटर डोरमेंसी आ जाएगी, यानी कि अब ना ही इसमें ट्रांसपिरेशन होगा ना रेस्पिरेशन होगा, कुछ प्रोसेस नहीं होगी। पेड़ पौधा, ये पूरा पेड़ पौधा है, ये सुस्त पड़ जाएगा। मैंने कहा ना, ये बंद करने का काम, क्लोजिंग करवाएगा। किसका? स्टोमेटा की। स्टोमेटा बंद कर देता है। और नेक्स्ट, सीड इनएक्टिवेशन में भी काम करता है। सीड इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन का मतलब है बीजों को अक्रिय कर देता है। भाई बंद करने का, हमेशा ये कैसा काम करेगा? ये रोकने का काम करेगा। बीजों के एक्टिवेशन को रोक देता है। बीज एक्टिव नहीं होंगे, बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। जर्मिनेट नहीं होंगे तो आपका जैसा बीज आपने 2 साल से स्टोर करके रख रखा है स्टोर हाउस में, वैसा ही पड़ा है सारा। ठीक है, तो ये इनहिबिटर है, विंटर डोरमेंसी करवाता है, यानी कि स्टोमेटा को बंद कर देगा। ये छोटे छोटे पोर्स बंद हो जाएंगे सर्दियों के अंदर, तो प्लांट बेचारे सुस्त पड़ जाते हैं सर्दियों के अंदर, आराम आराम से काम करते हैं, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं पेड़ पौधे सर्दियों में। दूसरा, सीड इनएक्टिवेशन का काम करता है। तो ये 5 प्राइमरी हॉर्मोन्स थे आपके। अब जो सेकेंडरी हॉर्मोन्स हैं 2, उनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। एक मैंने बताया था ट्रांसम्यूरिन। ट्रांसम्यूरिन क्या करता है बच्चा? या ट्रूमेटिन भी बोलते हैं इसको ना, या ट्रूमेटिन भी बोलते हैं। ये क्या करवाता है? ये डैमेज्ड पार्ट की रिकवरी करता है। डैमेज्ड पार्ट की रिकवरी करता है। पेड़ का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा होता है, जैसे आपने गुलाब का फूल है, एक गुलाब का एक क्या है आपका पौधा है, आपने उस गुलाब के फूल की डाली तोड़ दी, डाली को कैंची से काट के इस तरीके से आपने फिर से एक गमले में लगा दिया, और इस गमले में थोड़े दिनों के बाद यहां से नया गुलाब का पूरा पौधा उग गया, और जहां से काटा था वहां पर भी नई डाली आ गई। यानी कि इस डाली को और इसके विकास के हेल्प में ट्रांसम्यूरिन या ट्रूमेटिन हार्मोन काम करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा बताया था फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस फूलों की राइपनिंग, फूलों को खिलखिलाता है, खिलखिलाने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा ना, फूल क्या करते हैं? दिन में धूप में खिलखिला जाते हैं, रात में मुरझा जाते हैं। तो फूल जो खिलखिलाते हैं ना, वो इसी फ्लोरिजेंस, और फ्लोरी का मतलब फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर का मतलब फूल यानी पुष्प। तो पुष्प की क्या करता है? खिलखिलाहट पुष्पों को मुरझाने से बचाता है, पुष्पों को मुरझाने से बचाता है। इनके बारे में ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। मेन वो 5 ही थे आपके एनसीईआरटी में, वो 5 ही है मेन। बच्चों को अक्सर ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, लेकिन टफ कुछ नहीं है, मैंने बहुत आसान तरीके से पढ़ाया। तो बच्चा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड ABA एब्सिसिक एसिड। कुछ नए नाम मिले होंगे आज आपको, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। इसी के साथ आपका बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर प्लांट हार्मोन खत्म। नेक्स्ट अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन सा? आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा, नाम बहुत अटपटे लगेंगे, लेकिन मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊंगी, आप अच्छे से पढ़ लोगे। हाँ जी भैया, वो गर्मियों में इतना रेस्पिरेशन कर लेते हैं कि सर्दियों में काम चला लेते हैं। वो मैंने कहा ना, सुस्त पड़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद ही कर देते हैं रेस्पिरेशन, आलसी हो जाते हैं, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक है।